ओके जी। तो वीक 4 का कंटेंट आप लोग देख लें। सबसे पहले हम लोग अभी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फ़ेज़ के अंदर ही हैं, और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फ़ेज़ में जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, उसके अंदर जो एक एक्टिविटी थी जो कि एनालिसिस मॉडलिंग थी, उसको बेसिकली हम अभी उस एक्टिविटी के अंदर है, और हम एनालिसिस मॉडलिंग पढ़ रहे हैं, और आगे चल के भी हम एनालिसिस मॉडलिंग को पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में जो हम शुरू करने वाले हैं वो है यूएमएल। आज हम यूएमएल को देखने वाले हैं। यूएमएल के अंदर जो डायग्राम्स हैं, और वन बाय वन हम उन डायग्राम्स को देखेंगे, उनका पर्पस क्या है, कौन सी डायग्राम्स एनालिसिस के वक्त यूज़ होती हैं, कौन सी डायग्राम्स हैं वो डिज़ाइन के फेज़ में यूज़ होती हैं। फिर इसी तरह हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि जो यूएमएल है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के लिए बनी है। इसमें जो डायग्राम्स है उसके बारे में जब आप कहीं से भी पढ़ोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस और इस तरह के वर्ड्स, मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के वर्ड यूज़ होंगे कि ये डायग्राम ऑब्जेक्ट्स के इंटरेक्शन को शो कर रही है, ये डायग्राम ऑब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बात कर रही है, ये डायग्राम लेट से ये करिए। तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस लिखा। फिर मॉडलिंग में भी फिर कुछ स्टैटिक मॉडल्स हैं, कुछ डायनामिक मॉडल्स हैं, उसको देखेंगे हम। और फिर इसी वीक के अंदर फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा, क्योंकि हम यूएमएल पढ़ चुके होंगे और काफ़ी डायग्राम्स हम उसकी पढ़ चुके होंगे, तो फिर आपको एक मैं असाइनमेंट दे दूंगा, कोई भी केस स्टडी और उससे रिलेटेड कुछ टास्क होंगे, ये डायग्राम से बनाने होंगे, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अच्छा जी, एनालिसिस फेज़ के अंदर हैं हम, और एनालिसिस मॉडलिंग के अंदर हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस को कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने डेटा फ्लो डायग्राम को स्टडी किया था। आज से हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की जो कैटेगरी है, इसके अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज है, लाइक सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग और बिहेवियर मॉडलिंग, इनको हम आज देखेंगे। स्टार्ट हम आज करते हैं बेसिकली यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज या यूएमएल से, ठीक है। यूएमएल बेसिकली क्या है, ये आपके पास लैंग्वेज तो है, लेकिन ये मॉडलिंग लैंग्वेज है। मॉडलिंग लैंग्वेज से मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के अंदर आपको डिफरेंट डायग्राम्स मिलेंगी, ठीक है। और अनलाइक बाकी जो लैंग्वेजेस हैं लाइक C++, जावा वगैरह, उसकी तरह का कोई सेंटेक्स हमें नहीं, हमें जस्ट डायग्राम को देखना है, और डायग्राम के अंदर जो सिंबल्स वगैरह हैं उनको देखना है, उस हिसाब से हम इसका सेंटेक्स देखेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल सी लैंग्वेज है। लैंग्वेज ना भी बस मॉडलिंग के लिए टूल कह दें, ठीक है, बस वो लैंग्वेज के नाम से मशहूर हुई है। तो लैंग्वेज को जब हम लैंग्वेज का वर्ड आता है तो हमारे माइंड में कुछ और आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं, और वो डायग्राम्स हम क्यों बना रहे हैं, कुछ हम एनालिसिस के पर्पसेस के लिए बनाएंगे, और कुछ हम डिज़ाइन के पर्पसेस के लिए डायग्राम्स को यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें जो हम डायग्राम्स कवर करेंगे वो बेसिकली इस फेज़ से होंगी, एनालिसिस के फेज़ से होंगी, और फिर उसके बाद आगे चल के फिर जो और कुछ डायग्राम्स होंगी वो हम इस डिज़ाइन के फेज़ में उसको स्टडी करेंगे। यूएमएल के अंदर आपको मैंने जैसे कहा था, इसके अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ सेट ऑफ डायग्राम्स है, आपके पास सिर्फ डायग्राम्स हैं। अब इन डायग्राम्स की अगर इसको काउंट करें तो कितनी है, ये 1 2 3 4 5 और 13 14 डायग्राम। एक डायग्राम यहाँ पे लिखी है प्रोफाइल डायग्राम, इसको तो डायग्राम नहीं कहना चाहिए, ये तो हम खुद बनाते हैं। लेकिन ये जितनी भी डायग्राम्स हैं ना, तकरीबन सारी ही हम आगे चल के देखते रहेंगे, ठीक है। यूएमएल की डायग्राम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको ज़रा देखें। अच्छा, यूएमएल की डायग्राम्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक को कहते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम और एक को कहते हैं बिहेवियर डायग्राम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर डायग्राम जो है, नाम से इसका जैसे इसका नाम है स्ट्रक्चर, तो
इसके अंदर जो डायग्राम्स आती हैं, जैसे आपके पास क्लास डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम है और ऑब्जेक्ट डायग्राम हो गए, इसी तरह डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ये जितनी डायग्राम्स भी हम, और कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, ये जितनी डायग्राम्स भी हम, इनमें से जो भी डायग्राम देखेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको आपके सिस्टम का स्ट्रक्चर बताएगी। ठीक है, बिहेवियर से रिलेटेड कोई चीज़ इन डायग्राम्स में आपको नहीं नज़र आएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर से क्या मतलब, लेट्स से अगर मैं क्लास डायग्राम की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपको लेट्स से 1 2 3 4 क्लासेस अगर मैं बता रहा हूँ, तो इन क्लासेस को देखकर आपको आपके सिस्टम का लेट्स से स्ट्रक्चर पता चलेगा कि भाई इस कंपोनेंट के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर कितनी क्लासेस हैं और उनका आप इसमें क्या इंटरेक्शन है, ये आपको जस्ट स्ट्रक्चर पता चलेगा। बिहेवियर आपको इन क्लास डायग्राम से देख के नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो जो बिहेवियर के लिए जो डायग्राम्स है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम हमारे सिस्टम का बिहेवियर देखें, ठीक है, तो उसके लिए जो डायग्राम्स हैं वो आपके पास एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम और इंटरेक्शन डायग्राम, ये एक जेनेरिक कैटेगरी, इसके अंदर फिर सब डायग्राम्स आती है, लाइक सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, इसी तरह इंटरेक्शन डायग्राम और टाइमिंग डायग्राम और स्टेट मशीन डायग्राम्स। आज की क्लास में हम यूज़ केस और एक्टिविटी शायद देख लें, पता नहीं चलता किस फ्लो से हम चलते हैं, तो ये आज यूज़ केस तक तो इंशाल्लाह हम आज जाएंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि कौन सी डायग्राम हम डिज़ाइन के फेज़ में यूज़ करेंगे और कौन सी डायग्राम्स हम एनालिसिस की फ़ेज़ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके ख्याल में स्ट्रक्चर और बिहेवियर को माइंड में रखते हुए कौन सी डायग्राम आपको अभी तक जितना हमने स्टडी किया है, तो कौन सी कैटेगरी आपको लगती है जो एनालिसिस में यूज़ करनी चाहिए और कौन सी कैटेगरी को डिज़ाइन की फ़ेज़ में यूज़ करना चाहिए? वैसे ही जनरली गैस करें, मैंने बताया नहीं। स्ट्रक्चर को किसके लिए? स्ट्रक्चर को एनालिसिस के लिए। स्ट्रक्चर को डिज़ाइन के लिए और बिहेवियर डायग्राम को। हाँ, स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको डायग्राफ नज़र आ रही है, क्लास, कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, इसको बेसिकली हम डिज़ाइन फेज़ में यूज़ करेंगे। एनालिसिस में भी करना चाहे तो कर सकते, लेकिन इतना डीप एनालिसिस कोई करता नहीं है। एनालिसिस की फ़ेज़ में हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस होंगी, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो रिक्वायरमेंट इंजीनियर का काम नहीं, वो काम किसका, वो डिज़ाइनर का काम है। डिज़ाइनर देखेगा कि क्लासेस कितनी होनी चाहिए, कंपोनेंट्स कितने होने चाहिए, वो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट का काम नहीं है। जो आपका एनालिस्ट है, मिलिंग टू डिज़ाइन और ये एनालिसिस। अच्छा, जो आपका वो है एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट इंजीनियर, उसको रिक्वायरमेंट्स मिलती हैं इन नेचुरल लैंग्वेज में, और हम कहते हैं कि हमने उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब हमने जो ये एनालिसिस करना है, एनालिसिस से जो हमारा एक पर्पस है वो ये है कि हम हमारे सिस्टम के बिहेवियर को क्या करें, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो सिस्टम के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ डायग्राम्स यूज़ करनी है जो हमें यूएमएल ने प्रोवाइड की हैं, जिसमें यूज़ केस है, एक्टिविटी है और इसी तरह किसी जो जेनेरिक कैटेगरी इंटरेक्शन के अंदर सीक्वेंस डायग्राम। तो ये जितनी भी डायग्राम्स आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं, इन डायग्राम्स का मकसद ये है कि हम हमारे सिस्टम का बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकें, और बिहेवियर को अंडरस्टैंड जब हम करेंगे और जब डायग्राम्स बनाएंगे तो इट्स मीन कि हम रिक्वायरमेंट्स का अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मकसद है एनालिसिस करने का, कि हम रिक्वायरमेंट्स जो नेचुरल लैंग्वेज में लिखी है उसके बजाय एक मॉडल बना लिया जाए, और वो मॉडल हमें आसानी से समझ आएगा। उस मॉडल को देख के हमें सिस्टम का बिहेवियर समझ आएगा। जैसे आप DFD डायग्राम को देखो, तो उस डायग्राम से कुछ उसका एडवांटेज जो है ना, कुछ इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना, उस डायग्राम को देख के आपको आपके सिस्टम की बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिस्टम कैसे काम करेगा, सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, अच्छा, चले
ये सीक्वेंस डायग्राम के बारे में एक बात करनी थी, लेकिन ये वो आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये सीक्वेंस डायग्राम जो है इसके बारे में ज़रा देख लें। इस डायग्राम को हम एनालिसिस की फेज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस डायग्राम को हम जब देखेंगे हम यूज़ भी करेंगे, हम इसको डिज़ाइन की फेज़ में भी यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे, दोनों में क्यों कर सकते हैं उस पर भी बात करते हैं। देखिए अगर सीक्वेंस डायग्राम को देखें तो ये इस डायग्राम में किस की कैटेगरी के अंदर आती है? इंटरेक्शन डायग्राम की कैटेगरी के अंदर। इंटरेक्शन किसे कहते हैं? इंटरेक्शन का मतलब ये है कि आपके लेट से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 का ऑब्जेक्ट 2 के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्लास 1 का क्लास 2 के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो बेसिकली ये डायग्राम हमें ये क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन मॉडल करने के लिए हम इस डायग्राम को यूज़ करते हैं। ये लेट से वी हैव 1 2 3 4 क्लासेस, तो इन क्लासेस का आप इसमें क्या इंटरेक्शन है, क्या फंक्शंस होंगे, क्या एक क्लास दूसरे को क्या फंक्शन कॉल कर रही है, तो वो चीज़ जो है ना वो इस यहाँ से सीक्वेंस डायग्राम से हम उसको डिपिक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी जो क्लास डायग्राम, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट पैकेज डायग्राम, इसको हम एनालिसिस की फ़ेज़ में यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते? क्योंकि एनालिसिस के फ़ेज़ में हमारा डिज़ाइन कंसर्न नहीं होता। ठीक है, हमारा जो मेन प्राइमरी जो फोकस होता है ना वो ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, सिस्टम कैसा होगा, उसका क्या बिहेवियर होगा, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। उसके बाद ये मॉडल जो होता है ना आपका, इस पे भी मैं अभी आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। आपका जो एनालिसिस मॉडल होता है ना, ये ट्रांसफॉर्म होता है डिज़ाइन मॉडल में। एनालिसिस मॉडल आपका लेट से रिक्वायरमेंट इंजीनियर कर रहा काम, और इसी मॉडल को फिर वो क्या करेगा? ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म मींस इस मॉडल को यूज़ करते हुए वो क्या करेगा? वो डिज़ाइन मॉडल बनाएगा। ठीक है, अब एनालिसिस मॉडल में जो रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी या जो सिस्टम का बिहेवियर नज़र आएगा, वही बिहेवियर फिर इस डिज़ाइन मॉडल में होना चाहिए। बात समझ आ रही है? चीज़ों को लिंक कर रहे हैं कि एनालिसिस मॉडल में हमने जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैप्चर की हैं, जो सिस्टम का बिहेवियर स्पेसिफाई किया है, वही सारी चीज़ें डिज़ाइन मॉडल में आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जनरल बातें की अभी, किसी एक डायग्राम को हमने स्टार्ट नहीं किया। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर, जब हम कहते हैं डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके सामने मॉडल पड़ा हुआ है, तो पेपर के ऊपर उसके सामने ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, उस तरह खुद देखो डिज़ाइन कर रहा है या उसके पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ होती है। तो ये जो आपका जो एनालिसिस मॉडल है, ठीक है, ये कहाँ पे होगा? ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही होगा। डिज़ाइनर को हम रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देंगे, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट्स नेशनल लैंग्वेज में भी लिखी होंगी, और उसकी फर्दर डिटेल्स आपको इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस मॉडल में मिलेंगी। तो वो इन रिक्वायरमेंट्स को देखेगा, इन एनालिसिस मॉडल को देखेगा, इसकी बेस पे फिर वो बनाएगा, क्या कहते हैं, डिज़ाइन मॉडल बनाएगा। हम ये थोड़ा सा एनालिसिस वाली चीज़ें देख लेना। तो मैंने आपको कहा था मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, तो पहले कहा था, लेकिन अब ये कर ले, इसके बाद फिर मैं आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ। मैं भूल गया था। एनालिसिस मॉडल जो है हाँ। अल्टीमेटली जो है डिज़ाइन मॉडल में चेंज होगा। चेंज होगा। तो इधर आपने कहा बिहेवियर डायग्राम्स में हमारे पास जो मॉडल क्रिएट होगा उसमें हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर वो डिज़ाइन मॉडल में चेंज होगा, उधर आपने कहा कि डिज़ाइन हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम्स के अंदर आ रही है, उसमें बिहेवियर नहीं होगा। मैं बताता हूँ। अच्छा, गुड क्वेश्चन। रिप्शा ने क्वेश्चन किया है कि जो आपके पास एनालिसिस मॉडल के अंदर जो भी डायग्राम्स यूज़ कर रहे हैं, उसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास बिहेवियर को, हम सिस्टम के बिहेवियर को हम समझें, और जो डायग्राम्स है, क्लास डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम, ये हमें सिस्टम के बिहेवियर की, मतलब सिस्टम के बिहेवियर की इतनी अंडरस्टैंडिंग हमें इसमें नहीं होगी। हम सिर्फ देखेंगे क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, अब जब एनालिसिस मॉडल या इसी डायग्राम पे आते हैं, एनालिसिस मॉडल में हमने लेट से सिस्टम का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, क्लास डायग्राम अगर हम डिज़ाइन की बात करें ना, तो देखें डिज़ाइन के भी
कुछ लेवल्स होते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। एक होता है आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इसकी आपको डिटेल से एग्जांपल दी थी। क्या कहा था आर्किटेक्चर के वक्त कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस है? डिज़ाइन जो है वो अंदर की डिटेल्स होंगी, ठीक है, और आर्किटेक्चर क्या होगा, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो अब जब हम ये लेट्स से ये जो कंपोनेंट डायग्राम है कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, जब ये कंपोनेंट डायग्राम हम यूज़ करेंगे तो हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बता देंगे कि इतने कंपोनेंट्स होंगे और ये चीज़ें, तो उसमें हमें बिहेवियर नज़र नहीं आएगा, ठीक है, जो आपको कर सके उसमें हमें बिहेवियर नज़र नहीं आएगा। ये मेन कंपोनेंट्स है, इसका कंपोनेंट का इंटरेक्शन है, वो भी एक बिहेवियर होगा लेकिन बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा। लेकिन जब हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है, क्लास डायग्राम तक हम जब जाएंगे, ठीक है, तो इनिशियली हमारा मॉडल कुछ इस तरीके से होगा कि लेट्स से हम कहते हैं कि ये आपके पास क्लासेस हैं, ठीक है, कहीं पे हम कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास स्टैटिक है, ठीक है, स्टैटिक तक तो ये डिज़ाइन आपका हो गया। अब ये जो सिस्टम है, डेफिनेटली इस सिस्टम का कोई बिहेवियर तो है ना, बिहेवियर मीन्स कि ये सिस्टम ने काम क्या करना है, ठीक है, तो वो इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे, फंक्शंस क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आपके पास यहाँ एनालिसिस मॉडल से आएंगे। बात समझ आ गई? क्लास डायग्राम के अंदर सिर्फ क्लासेस और इनहेरिटर्स और कंपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो इन एक्टिविटी डायग्राम से, इन यूज़ केसेस से, यहाँ से वो फंक्शंस यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारे एनालिसिस मॉडल को डिज़ाइन मॉडल में क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि ये सिर्फ स्टैटिक स्ट्रक्चर को डिपेंड करता है, लेकिन जब आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स में जा रहे हो, इट्स मीन कि हम डायनामिक बिहेवियर को भी इसमें ला रहे हैं। तो डायनामिक बिहेवियर, अगर मैं जस्ट आपको क्लासेस की बात करता हूँ, ये स्टैटिक्स, या कंपोनेंट्स की बात करता हूँ, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है। लेकिन जब मैं क्लासेस और क्लासेस के अंदर फंक्शंस की बात करता हूँ, ये फंक्शन ए फंक्शन क्लास बी के इस फंक्शन को कॉल करेगा, तो फिर मैं स्टैटिक बिहेवियर नहीं शो करा, फिर मैं डायनामिक बिहेवियर शो करा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको डायनामिक बिहेवियर की समझ आ जाएगी कि ये डायनामिक बिहेवियर से हमारा बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। इस पे भी देखते हैं। अच्छा, व्यू ऑफ द मॉडल, इसको हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा आए और व्यू ऑफ द मॉडल, और आपको 1 2 3 4 5 व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब पहले ये व्यू को समझते हैं, ये व्यू क्या है, और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 व्यूज़ हैं। ये 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम जस्ट ये इन 5 व्यूज़ को देखेंगे। और इसमें अभी एक यूज़ केस व्यू और प्रोसेस व्यू शायद हम आज कवर कर लें, और इसके अंदर जो 2 डायग्राम्स हैं, यूज़ केस और एक्टिविटी, वो आज शायद हम उसको कर लें, और कुछ व्यूज़ जो है वो फिर नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे। अब सबसे पहला काम ये समझना है कि ये व्यू है क्या चीज़। तो पहले इसको समझते हैं ज़रा, फिर आते हैं इन व्यूज़ पे 1 बाय 1। अच्छा देखें, व्यू क्या चीज़ है। नॉर्मल लिटरल मीनिंग व्यू का क्या है, जो लेट्स से जो हम कहते हैं ना, इस बिल्डिंग का व्यू जो हमें दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह हाँ, अगर इसको अगर डिफ़ाइन करें सॉफ्टवेयर व्यू में, ठीक है, तो कैसे करेंगे। इसको ऐसे कह देते हैं कि, या पहले जनरल व्यू को देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव कह लें। व्यू को अगर जनरली व्यू को देखें तो व्यू ये है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव, किसी एक पर्सपेक्टिव से किसी एक चीज़ को देखना, इसे व्यू कहते हैं हम, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर पहले एक जनरल एग्जांपल देखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर की एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ये एक बिल्डिंग है, ठीक है।
इसको कोई अगर कोई यूज़र यहाँ से देख रहा है इस एंगल से, तो इसको इसकी बिल्डिंग का एक व्यू नज़र आएगा। लेट्स से यहाँ पे देख के वो कह रहा है कि इस बिल्डिंग यहाँ से एक साइड से देख रहा है, तो कहेगा भाई यहाँ पे कुछ विंडोज़ नज़र आ रही हैं, कुछ एयर कंडीशन वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सामने से कोई देख रहा है, उसको इस बिल्डिंग का कोई और व्यू नज़र आएगा। और इसी तरह अगर कोई बैक साइड पे खड़ा है और वहाँ से इस बिल्डिंग को देख रहा है, उसको इसका कोई और व्यू नज़र आएगा। इसी तरह ये तो जनरल एग्जांपल हो गई, या इसी एग्जांपल को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। इस बिल्डिंग के अंदर जब ये बिल्डिंग का लेट से डिज़ाइन रेडी हो गया, तो अब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके डिफरेंट कंसर्न्स हैं, ठीक है। जो आर्किटेक्चर को देखकर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आर्किटेक्चर को देखकर आपका जो इलेक्ट्रीशियन है वो इस आर्किटेक्चर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने व्यू से देखेगा। उसका व्यू या उसका कंसर्न क्या होगा इलेक्ट्रीशियन का कंसर्न ये होगा कि मुझे इस बिल्डिंग के अंदर लेट से वायरिंग का काम करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। ये उसका व्यू है, बात समझ आ गई। इसी तरह लेट से इसी बिल्डिंग के अंदर कोई प्लम्बर है, उसने काम करना है, उसका अपना व्यू होगा। वो इस आर्किटेक्चर को अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा कि मैंने यहाँ पे जो भी पाइप्स वगैरह जो कुछ भी व्हाटएवर, मैं वो इस बिल्डिंग में वो चीज़ कैसे फिट करूँगा। वो आर्किटेक्चर में अपने कंसर्न्स, जो उसके कंसर्न्स है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेगा। इसी तरह और भी जो जिसने इस बिल्डिंग में काम करना है, लेट से कोई वो है कारपेंटर है या व्हाटएवर, जो भी एंटिटीज इन्वॉल्व है, हर किसी को अपने कंसर्न की फिक्र है और वो अपने कंसर्न से उस बिल्डिंग को देखेगा, ठीक है। अब आते हैं जी सॉफ्टवेयर पे। एक सॉफ्टवेयर हमने बनाना है, ठीक है, और लेट से हमने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट उसका लेट से बना लिया है, लेट से जिम को बना लिया है। अभी देखें सॉफ्टवेयर के क्या क्या व्यू हो सकते हैं, या जैसे अभी मैंने बिल्डिंग को लेके डिफरेंट बंदों की एग्जांपल दी ना, तो यूज़र जो इसको यूज़ करेगा उसका अपना एक कंसर्न होगा कि वो ये देखेगा कि मैं इस सिस्टम को कैसे यूज़ करूँगा। उसको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि इसके बैक एंड पे डेटाबेस कैसे मैनेज हुआ है, इसके बैक एंड पे नेटवर्क कैसा है, वो उसका कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करने से है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लेट से जब आपका यूज़र देखेगा, तो उसको अगर कोई एनालिसिस मॉडल या कुछ भी दिख रहा है, तो उसका जैसे ये कंसर्न है कि हाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम, उसका सिर्फ यही कंसर्न है, उसको बाकी किसी चीज़ से कंसर्न नहीं है। अच्छा, इसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को लेट से डेटाबेस डिज़ाइनर जो है वो देखेगा, तो उसका अपना एक कंसर्न होगा। ऐसा ही है कि नहीं? उसका कंसर्न क्या हो सकता है? उसका कंसर्न ये हो सकता है कि वो इस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें देखें जो उसको डेटाबेस बनाने में हेल्प करें। उसको ये रिक्वायरमेंट्स पता चलें कि लेट से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ यूज़र्स, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स के लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, ठीक है। लेट से 1000 यूज़र्स हैं, तो डेटाबेस डिज़ाइनर का फिर इतना कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। बस सिंपल टेबल्स बनाओ और टेबल्स को लेट से जॉइन वगैरह करके वो चला रहेगा। लेकिन अगर उसे ये चीज़ पता हो कि ये जो यूज़र्स हैं जिनके लिए डेटाबेस बनाना है, उनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी जो वो है, वो लेट से हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 1 मिलियन है, तो फिर डेफिनेटली उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी नॉर्मल डेटाबेस से बनाने के लिए, ठीक है। वो शायद डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की तरफ जाए, या वो नॉर्मलाइजेशन ना करे, वो डी नॉर्मलाइजेशन की तरफ ही रहे। वो बहुत सी और बातें हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? डेटाबेसेस तो पढ़ रहे हैं कि पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर अच्छी बात है। नेटवर्क से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह लेट से ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक में बड़े लार्ज स्केल कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं। ये जैसे इसको आप ऐसा समझ लें कि हम ऊबर का सिस्टम जो देखा था ना,
ठीक है, उसी सिस्टम को माइंड में ले आए, इतना बड़ा सिस्टम हो। तो अब इस पूरे सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क इंजीनियर है उसका अपना कंसर्न होगा, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा जब आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना होगा या जब आपको लेट से रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, तो आप भी इसी तरह डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के व्यूज़ को टारगेट करोगे। बात समझ आ गई? आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, या आपका जो आर्किटेक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं जो उनके कंसर्न्स हैं वो आपकी डिज़ाइन को देख के वो कंसर्न्स क्या हो जाए, टारगेट हो जाए, ठीक है। उनके कंसर्न्स जो भी हैं वो इस डिज़ाइन को देख के उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। बात समझ आ गई? तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी UML जो है और ये जो आपको 4+1 व्यू मॉडल जो यहाँ बता रहा हूँ, ये बहुत पुराना इन द सेंस पता नहीं 1990s में कब क्रचन्स मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, 4+1 व्यू मॉडल कहते हैं इस तरह। तो इसमें इस वक्त इन्होंने ये 5 व्यूज़ बताए, ठीक है। यूज़ केस व्यू कि हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस व्यू, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर के प्रोसेस को देखना, ठीक है। डेवलपमेंट व्यू से मतलब ये है कि डेवलपर्स इसको कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने होंगे, ठीक है। इसी तरह फिज़िकल व्यू से मतलब ये है कि फिज़िकली इसको जब डिप्लॉय करेंगे तो कैसे डिप्लॉय करेंगे, कितनी मशीन्स होगी, कितने सर्वर्स होंगे, एक्सेट्रा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी मैं अभी इन व्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं और डायग्राम्स वगैरह को। लेकिन अभी जो आज की क्लास में जिन व्यूज़ पे हम बात करेंगे ना, वो सबसे पहला ये यूज़ केस व्यू होगा, ठीक है। इसका पर्पस देखेंगे और प्रोसेस व्यू का, ये 2 व्यूज़ आज हम देखेंगे और इन 2 व्यूज़ को कवर करने के लिए जो डायग्राम्स है वो आज हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, या इसकी डिटेल में मैं पहले व्यू एक दो व्यूज़ आपको करा देता हूँ, उसके बाद इसकी व्यू में जाते हैं, ठीक है। पहला जो व्यू हम करने जा रहे हैं ना वो है आपका यूज़ केस व्यू, ठीक है। और पहली जो डायग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है यूज़ केस डायग्राम, और इसको आप ये भी कह सकते हो कि सिनारियो बेस्ड मॉडलिंग, ठीक है। सिनारियो बेस्ड मॉडलिंग भी कह सकते हैं, यूज़ केसेस भी कहते हैं, यूज़ केस डायग्राम भी कहते हैं, यूज़ केस व्यू भी। तो अभी हम ये पहला व्यू कवर करने जा रहे हैं। अच्छा जी, इस पे आते हैं कि ये यूज़ केसेस क्या चीज़ें हैं और इस पे भी डिटेल से बात हम करते हैं। आज इसी पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। नाम पे ज़रा गौर करें कि यूज़ केस से क्या मतलब है, ठीक है। 2 वर्ड यूज़ हो रहे हैं इस वर्ड में, यूज़ और केस, ठीक है। 2 वर्ड्स हैं, यूज़ केसेस, ठीक है। यूज़ केसेस से मतलब ये है कि यूज़र इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, बस एक बात, ठीक है। यूज़र इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा। यूज़र कौन हो सकता है, क्लाइंट आर्म यूज़र भी, डेटाबेस यूज़र भी, ठीक है, और डिफरेंट यूज़र्स हो सकते हैं। वो जो आप अगर लास्ट लेक्चर में देखो तो वो डिफरेंट, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि आप स्टैक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करें, ये बात हमने कही थी। और स्टैक होल्डर्स कहाँ से, स्टैक होल्डर्स आइडेंटिफाई करना ये किस एक्टिविटी का पार्ट है, रिक्वायरमेंट के अंदर सब उस एक्टिविटीज़ में अगर देखें तो एलिसिटेशन में कि हमने कहा कि हम रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे गैदर, रिक्वायरमेंट्स हम गैदर कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है। तो हमने फिर उस वक्त बात की थी कि एलिसिटेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट स्टैक होल्डर्स को टारगेट करेंगे, डिफरेंट स्टैक होल्डर्स को हम देखेंगे और उसमें एनालिस्ट, डिज़ाइनर, जितने भी उस वक्त हमने देखे थे ये सारे हो गए। तो अगर आप देखो ना तो हर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हर फेज़ के अंदर हर एक्टिविटी आने वाली एक्टिविटी के साथ लिंक है,
ठीक है, हर आने वाली एक्टिविटी का जो बेस है वो आपको उससे प्रीवियस एक्टिविटी पे मिलेगा। अगर आपने अच्छे तरीके से एलिसिटेशन के अंदर स्टैक होल्डर्स को टारगेट किया है तो आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं। बात समझ आ गई? क्योंकि आपको सारे स्टैक होल्डर पता है, आप फिर उसकी बेस पे ये यूज़ केस डायग्राम बनाओगे। अच्छा जी, यूज़ केस का पर्पस बता दिया कि हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू यूज़ दिस सिस्टम, या यूज़र से मेरा मतलब वो स्टैक होल्डर। अच्छा, दो चीज़ें इसमें होती हैं यूज़ केस में आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्टर, ठीक है, और एक जो है एक्टर है, एक्टर आपका वो यूज़र हो गया। अच्छा, ठीक है, और वो एक्टर का उस सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, वो इस सिस्टम में क्या प्रोसेस कर रहा है, उसका क्या यूज़ केस है, तो उसको हम इस तरह से सर्कल तो नहीं बल्कि ओवल शेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टर को हम इस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूज़र जो प्रोसेस है, जो उसका यूज़ केस है, वो कैसे सिस्टम को यूज़ करेगा, उसका सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, उसको हम इस ओवल शेप से डिनोट करते हैं। दो चीज़ें हैं। अच्छा, ये एक्टर का मतलब ये नहीं है कि एक्टर हमेशा कोई फिज़िकल एंटिटी ही होगा, ठीक है, ये लॉजिकल चीज़ें भी हो सकती हैं। अब हमारे केस में लेट्स से अगर ये एग्जांपल आप देखें, बैंक की एग्जांपल है जिसमें आपको एक एक्टर नज़र आ रहा, कौन सा, लोन ऑफिसर। उसका यूज़ केस क्या है, या वो उसका इंटरेक्शन क्या सिस्टम के साथ, हम कहते हैं वो सिस्टम को क्या कर रहा है, सॉरी वो लोन को प्रोसेस कर रहा है। कैसे कर रहा है उसकी डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। लोन ऑफिसर का इस वक्त सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन है, हमने उसकी एक, आप यूँ अगर देखो तो हमने एक फंक्शन रिक्वायरमेंट उसकी कैप्चर की कि जो ये लोन ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो लोन को प्रोसेस करेगा, ठीक है। ये आपके पास, आप इसे यूँ कह लो कि आपकी एक फंक्शन रिक्वायरमेंट भी हमारे पास सामने आ गई। अच्छा, कैसे करेगा उस पर भी बात करते हैं, और उसकी डिटेल्स कहाँ पे आएगी वो उस पर भी अभी बात करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक्टर ज़रूरी नहीं कि हमेशा यूज़र ही हो, ठीक है। एक्टर आपकी मशीन भी हो सकती है, आपका सिस्टम भी हो सकता है। अगर ऐसा सिस्टम हो, IoT बेस्ड सिस्टम हो, और मैंने पहले भी स्मार्ट होम की बात की थी जब हम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज को डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा था ऐसा स्मार्ट सिस्टम हो जिसमें सारे डिवाइसेस आप इसमें क्या है, कनेक्ट हैं, और वो आप इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक ऐसा हाइपोथेटिकल सी चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो उस केस में यूज़र की इन्वायरमेंट अगर नहीं है तो एक्टर्स क्या होंगे, ये आपके अप्लाइंसेस होंगे, ठीक है। आपका माइक्रोवेव लेट से ये एक एक्टर है, ठीक है। एयर कंडीशनर आपका ये एक एक्टर है, ठीक है। तो एक्टर से जैसे ये बात क्लियर कर दूँ कि इट डिपेंड्स अपॉन द सिनारियो कि सिनारियो कैसा है, क्या सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो एक्टर, अभी तक हम जितनी एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें एक्टर्स अब कोई फिजिकल एंटिटी, कोई यूज़र ही नज़र आएगा, ठीक है, यूज़र, मैनेजर, एनालिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूज़ केस में हमने दो चीज़ें देखी। एक आपके पास एक्टर होगा, उस एक्टर का क्या होगा, प्रोसेस होगा कि वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सिस्टम में क्या करता है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, स्पेशलाइज्ड यूज़ केस क्या है, इंक्लूड किस लिए यूज़ होता है, इस पे भी आते हैं। पहले ज़रा हम एक मज़ीद एक थोड़ी सी अच्छी सी एक डायग्राम, यूज़ केस की एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ज़रा आप, दो एक्टर्स हैं आपके पास। ये सिनारियो जो है ATM का सिनारियो है, ठीक है, ATM का सिनारियो है। और इसमें हम एक, आपके पास जो एक एक्टर है वो क्या है, हम कहते हैं ATM कस्टमर, जो यूज़र है जो उसको यूज़ करेगा। हम कहते हैं कि ये यूज़र क्या करेगा, ठीक है, कैसे सिस्टम को यूज़ करेगा, यूज़ कर रहे हैं तो क्या प्रोसेस इसके क्या होंगे। तो हम कहते हैं यूज़र ये कर सकता है, फ़ंड्स को विड्रॉ कर सकता है, ये यूज़र अकाउंट से रिलेटेड कोई क्यूरी कर सकता है, ठीक है, ये यूज़र फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी के लिए इग्नोर करें, इस पर अभी हमने बात नहीं की, ठीक है। इस वाले पार्ट को भी आप इग्नोर करें, इस पर हम बात करते हैं कि इंक्लूड किस लिए होता है। लेकिन अभी जैसे इसको देखें कि इस एक्टर के 3 यूज़ केसेस हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए कि ये आपके पास विड्रॉ कर सकता है, क्यूरी कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा एक्टर है जिसे नाम दिया गया ऑपरेटर का, ठीक है। ऑपरेटर क्या कर सकता है, आप कहते हैं लेट्स से वो डिस्पेंसर में कैश ऐड कर सकता है, वो सिस्टम को स्टार्ट कर सकता है, सिस्टम को शट डाउन कर सकता है, ठीक है। अब आप अगर इस डायग्राम को देखें
तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं ना बेसिकली। एनालिसिस में हम यही काम कर रहे हैं। अब ये डायग्राम का ज़्यादा इम्पैक्ट है। इस एक डायग्राम में आपको 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट चीज़ों के बारे में पता चला कि यूज़र क्या क्या कर सकता है, यूज़र 1 की क्या ऑपरेशन है, यूज़र 2 की क्या ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको यूज़र्स बताए, वो एक्टर्स जो बताए, वो एक यूज़र है। मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ, एक यूज़र और एक सिस्टम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम आपका एक एक्टर भी हो सकता है, ठीक है। देखिए, कोई भी सिनारियो हम ले लेते हैं, ठीक है। आपका यूज़र है, ये आपकी सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें आप, तो दो एक्टर्स हैं। एक यूज़र है, ये वो हमारा सिस्टम है लेट्स से, जिसके साथ यूज़र का कोई इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे ये वाला जो एक्टर है ना, इसको मैं एक सिस्टम कह रहा हूँ। सिस्टम मीन्स ये मेरा वो सॉफ्टवेयर का कोई भी कोड का पार्ट हो सकता है। ये मेरे सिस्टम का लेट्स से बस ये कोड ही कह लें, मेरे सिस्टम में कोई कोड का पार्ट है जो यूज़र की क्यूरीज को एंटरटेन कर रहा है, उसकी बेस पे कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूँ कि यूज़र जो है वो साइन अप करेगा, ठीक है। यूज़र का एक इस सिस्टम के साथ इंटरेक्शन ये है कि वो लॉगिन कर सकता है, साइन अप कर सकता है, ठीक है। लॉगिन से पहले साइन अप होता है, साइन इन से पहले साइन अप होता है, ठीक है। ये मैंने इसके दो यूज़ केसेस डिफाइन कर दिए कि जो यूज़र है वो सबसे पहले क्या करेगा, लॉगिन होगा और साइन अप करेगा। साइन अप करने के बाद जब उसका सारा वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद वो लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ये काम तो यूज़र कर सकता है। अच्छा, सिस्टम क्या करेगा इस केस में? सर उसके लॉगिन क्रेडेंशियल को वेरीफाई करेगा। हाँ, सिस्टम क्या करेगा, इसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगा, सही है, ठीक है। तो इसको अगर हम यहीं पे अगर हम इसके साथ भी, कहाँ गया ये, इसके साथ भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको मैं ज़रा बड़ा कर देता हूँ, इस सिस्टम वाले एक्टर को मैं इस लॉगिन केस नहीं, चलो अलग से इसका यूज़ केस बताते हैं, ठीक है। कि जो सिस्टम है वो क्या करेगा, उसकी क्या ऑपरेशंस है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगा। तो अब देखिए, इस छोटी सी डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि यूज़र का क्या इंटरेक्शन है सिस्टम के साथ। वही इंटरेक्शन है कि वो साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, और सिस्टम हमारा क्या करेगा, ठीक है। तो हमने ये सिस्टम हमारा ये करेगा कि वो जो यूज़र ने जब इंटरेक्ट किया होगा तो डेफिनेटली कुछ इनपुट दिया होगा, उस इनपुट की बेस पे वो इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, ये तो बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम यूज़ केसेस बनाते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक पाइपलाइन बनाता हूँ कि सबसे पहले हमें आपको क्या करना है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के फेस में, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि आप इलिसिटेशन करोगे, ठीक है। इलिसिटेशन में आप सबसे पहला काम ये करो, लेट्स से नॉर्मली प्रोफेशनल इलिसिटेशन देखा जाए तो आप क्या करोगे, आप डोमेन स्टडी और
उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके सारी चीज़ें देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, हम आपका काम ये है कि आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करोगे कि इस सिस्टम के कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। और फिर उन स्टेक होल्डर से आप लेट से इंटरव्यू करोगे, ठीक है। और उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स सामने आएंगी, ठीक है। और वो रिक्वायरमेंट्स आपके पास लेट से नेशनल लैंग्वेज में लिखी होंगी। रिक्वायरमेंट 1 आपके पास लेट से ये कुछ कह रहा है, रिक्वायरमेंट 2 में कुछ और बात लिखी होगी, और इस तरह से डिफरेंट बातें आप कुछ नोट कर रहे होगे किसी भी तरीके से। ये काम कर लिया, ठीक है। अब हम बेसिकली ये काम इसीलिए कर रहे हैं कि आने वाले लोगों के लिए काम आसान हो। आने वाले लोगों से मतलब ये कि इस फेज़ के बाद जो डिज़ाइनर आएगा उसके लिए काम आसान हो, इस फेज़ के बाद जो डेवलपर आएगा उसके लिए काम आसान हो। तो काम आसान करने का एक तरीका ये है कि बजाय इसके कि मैं मेरे डिज़ाइनर्स की टीम को ये रिक्वायरमेंट्स दूँ और वो दोबारा से उसको पढ़े और उसको वो करे, तो फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने क्या किया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन रिक्वायरमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो इन रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस में वो कुछ डायग्राम्स बनाता है, ठीक है। लेट्स से सबसे पहली डायग्राम वो बनाएगा यूज़ केस डायग्राम, ठीक है। यूज़ केस डायग्राम को आपका डिज़ाइनर देखेगा, उसको ये पता चलेगा कि भाई इस सिस्टम के जो स्टैक होल्डर्स हैं वो इस सिस्टम को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो, तो इस डायग्राम्स को अगर लेट से एज अ डिज़ाइनर सोचो, तो इस डायग्राम को देख के आपको पता चल रहा है कि अच्छा मैंने एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी एक ऐड फीचर ऐड करना है, मैंने एक साइन अप का फीचर ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद जब सिस्टम को मैं देख रहा हूँ और पता चल रहा है कि अच्छा सिस्टम ने फिर इसकी क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इस पिक्चर से आपको इस तरह की यूज़ केस डायग्राम से फ़ौरन हमें वो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन को हम परसीव करते हैं, ठीक है। फ़ौरन हमें पता चलता है कि भाई सिस्टम में क्या डिमांड हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, यूज़ केसेस पे मज़ीद अभी बात करनी है हमने, ठीक है। मैं देखता हूँ स्लाइड में कुछ और यूज़ केसेस ऐड किए हैं कि नहीं, या ये चलें इस पर ही कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप फ्लेक्स को बाइंड में रखो, और फ्लेक्स के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स की, ठीक है। स्टूडेंट आपके पास एक एक्टर हो गया। तो आप बताएं कि ये आपका पूरा फ्लेक्स का एक सिस्टम है, ठीक है। और स्टूडेंट क्या क्या प्रोसेसेस करता है लॉगिन साइन अप के अलावा, क्या करता है? यहाँ पे ये तो लिख सकते हैं कि यूज़र क्लिक करेगा, ठीक है। वर्दा की बात रजिस्ट्रेशन, ठीक है। कोर्सेज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये लिख देते हैं कोर्सेज, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रोसेस, हाँ यार कोई पॉइंटर मुझसे घूम जाता है। कोर्स फीडबैक, और कुछ और क्या क्या करते हो आप, ठीक है। यूज़र आपका कोर्स विड्रॉ, क्या और बस इतना ही करते हो, और कुछ आप लोग नहीं करते? हाँ, व्यू में आप बहुत काम कर सकते हो, वो चीज़ें भी बतानी है ना, वो डिटेल्स भी बतानी है आपने, ठीक है। हाँ, देखो कितनी चीज़ें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो अब डायग्राम से क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको एक डायग्राम में सारी चीज़ें आप लेट से स्टूडेंट को देखिए कि स्टूडेंट क्या क्या कर सकता है, वो सारा हम इस डायग्राम में बताएंगे कि स्टूडेंट ये काम कर सकता है, ठीक है। तो अब ये जितने भी प्रोसेस हैं ना, जितने भी प्रोसेस जो इस आपको डायग्राम में नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या है ऑब्जेक्ट्स। ये आपके पास
रिक्वायरमेंट्स है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसमें कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नजर आई अभी तक नहीं है ना, नजर आएगी भी ये भी, ठीक है। अभी हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे हमारा फोकस है सारा, ठीक है। तो ये इस यूज़ केस का बेसिकली पर्पस ये है कि यूज़र इस सिस्टम को कैसे यूज़ करेगा, ठीक है। अभी तो भाई यूज़र ये कर सकता है। इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है? इस एक्टिविटी का पर्पस ये है कि हम डायग्रामेटिक वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर दें और एक ही डायग्राम देख के मुझे सारा पता चल जाए, ठीक है। अगर यही चीज़ आपको मैं लिखी हुई बताऊं तो इसका ज़्यादा सेंस बनता है कि उस लिखे हुए का पूरी लाइन को पढ़ना और फिर अंडरस्टैंड करना, बजाय इसकी आप इस डायग्राम को देखो, पता चल जाएगा हाँ भाई ये डायग्राम यूज़ केस डायग्राम है, अच्छा यूज़र ये काम कर सकता है। क्या चीज़ नहीं, इसके अलावा यूज़ केस में और चीज़ें भी हैं, उसमें भी आते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा यूज़ केस है ना, ये तो बहुत सिंपल सा यूज़ केस है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ये चीज़ें। इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें, एक्टर एंड उसका प्रोसेस, ठीक है। अभी हम चूँकि एनालिसिस की फ़ेज़ में है तो सिर्फ चीज़ें सिंपल है, ठीक है, एक्टिविटीज़ और इस तरह से। डिज़ाइन की फ़ेज़ में चीज़ें फिर थोड़ी सी, चूँकि वो कोडिंग के करीब होंगी वो चीज़ें डिज़ाइन की, तो वो चीज़ें थोड़ी सी उसमें लॉजिकल चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। अच्छा, यूज़ केस हो गया। अच्छा जी, यूज़ केस में फिर आपके पास स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस आते हैं। स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस से क्या मतलब, ठीक है, उसको ज़रा हम देखते हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन का वर्ड सुना है पहले? कहाँ पे सुना है? ऊ पे। अच्छा, ऊ पे सुना है ना यार। रिलेशन जिसका इनहेरिटेंस का तो पता है ना, ठीक है। जो पेरेंट क्लास है वो क्या होती है, जनरलाइज होती है कि स्पेशलाइज होती है? वो जनरलाइज होती है। और जितनी भी उसकी डिराइव क्लासेस हैं वो उसका एक स्पेशल केस होती है, ठीक है। इधर भी इसी तरह स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर देखें, इसको मैं ज़रा विंडो व्यू पे करता हूँ और यहाँ पे ज़रा इस पर बात करते हैं, ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जो वैलिडेट यूज़र, ये आपके पास एक यूज़ केस है, ठीक है। यूज़र को वैलिडेट करना कौन करेगा? ठीक है, सिस्टम जो है आपका यूज़र को वैलिडेट करेगा, ठीक है। अब ये वैलिडेट यूज़र जो है ये एक जनरलाइज है, ठीक है। इसके आगे हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सिंबल आपको इनहेरिटेंस के लिए ये यूज़ होता है ना, इनहेरिटेंस के लिए ये सिंबल यूज़ होता है ना। इसके दो स्पेशल केसेस बताए हैं कि वो वैलिडेट कैसे होगा, या पासवर्ड के थ्रू या रेटिनल स्कैन के थ्रू, ठीक है। या यहाँ पे रेटिनल स्कैन की जगह आप फेस के थ्रू कर दें, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब भी यूज़र वैलिडेट होगा, ठीक है, वो इन दो में से किसी एक तरीके के थ्रू वो होगा, ठीक है। या वो लेट से पासवर्ड के थ्रू या वो रेटिनल स्कैन के थ्रू, ठीक है, रेटिनल स्कैन के थ्रू, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी अगर कहें, ठीक है, या इसकी कोई दूसरी एग्जांपल अगर आप लोग दे सको। क्या चीज़? हाँ, तीसरी चीज़ OTP के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। एक तीसरा इसकी स्पेशल केस। अभी देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। वैलिडेट एक कॉमन वर्ड यूज़ किया और वैलिडेशन के यूज़ केसेस लेट से बढ़ सकते हैं। आगे चल के हम कुछ OTP वाला वो कर लें कि जब भी यूज़र को वैलिडेट करना तो उसके मोबाइल में एक वन टाइम पासवर्ड एक भेजो, वो अगर कोड सही हो तो ठीक है। तो ये वैलिडेशन का एक तीसरा तरीका OTP का, ठीक है। ये तो हो गया स्पेशलाइज्ड यूज़ केसेस, ठीक है। अच्छा, इंक्लूड, ठीक है। चले यहाँ तक काफ़ी है, 10-15 मिनट आपके अटेंडेंस में लग जाते हैं।